नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ परवेश। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील है आपसे। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए एक बार फिर तारीख तय की गई है। दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने मेयर चुनाव के लिए एमसीडी हाउस बुलाने की तारीख 16 फरवरी को मंजूरी दी है। बता दें कि एमसीडी अब तक 3 बार मेयर चुनाव कराने में नाकाम रही है। मेयर चुनाव कराने के लिए जब भी सदन की बैठक बुलाई जाती तभी सदन में पार्षद हंगामा करते और कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता। 6 फरवरी और 24 जनवरी को हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। धार्मिक समिति की सिफारिशों के बावजूद अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटाने पर पाबंदी के कारण दिल्ली में कई प्रमुख विकास परियोजनाएं रुकी हुई हैं। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने मई 2022 से कई एजेंसियों के ऐसे 78 प्रस्तावों को लंबित रखा। इसे देखते हुए एलजी वीके सक्सेना ने ऐसी सभी फाइलों को वापस लेने का आदेश दिया है। अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटाने का प्रस्ताव दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण से संबंधित है। 2018 से लंबित ऐसे स्थानों पर जीपीआरए के तहत सरकारी आवासीय फ्लैट और 77 कॉरिडोर से भीड़भाड़ कम किया जाना था। दिल्ली सरकार की निष्क्रियता के कारण 2017 से करीब 5 सालों से लंबित 77 गलियारों से भीड़भाड़ कम किया जाना जरूरी है। दिल्ली में यातायात को सुगम बनाने और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ये बेहद अहम है। दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे एक समयबद्ध परियोजना है जिसकी निगरानी प्रधानमंत्री कार्यालय स्तर पर की जा रही है। एलजी ने दावा किया कि 16 दिसंबर को गृह विभाग ने मनीष सिसोदिया को पत्र लिखकर इन मामलों को मंजूरी देकर इन्हें एलजी को भेजने का अनुरोध किया था, लेकिन फाइलें अभी भी लंबित है। एलजी को गृह विभाग की तरफ से सौंपे गए नोट के मुताबिक केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जीपीआरए के तहत सरकारी आवासीय फ्लैटों के निर्माण के लिए 53 अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटाने का प्रस्ताव दिया था। इसमें से धार्मिक समिति ने ऐसे 51 ढांचों को हटाने की सिफारिश की थी। इसी तरह धार्मिक समिति को 77 गलियारों पर बने 20 अनधिकृत धार्मिक ढांचों को हटाने के प्रस्ताव मिले थे, जिनमें से 15 को हटाने की सिफारिश की गई थी। समिति ने 23 अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं में से 9 को हटाने की सिफारिश की ताकि 6 लेन दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण में बाधा न आए। वहीं परियोजनाओं के बीच आ रहे धार्मिक स्थलों को तोड़ने की फाइलें रोकने के आरोप को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पूरी तरह निराधार और ओछी राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ उन्होंने दिल्ली सरकार की हर एक फाइल रोक रखी है, वहीं दूसरी तरफ वे सरकार पर पूरी दिल्ली में मंदिरों को तोड़े जाने से जुड़ी फाइलों में देरी करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एलजी का यह व्यवहार उनकी प्राथमिकताओं पर संदेह पैदा करता है। सिसोदिया ने कहा कि एलजी दिल्ली में मंदिरों पर बुलडोजर चलाने के लिए इतना उत्साहित क्यों है। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि उपराज्यपाल इतने संवेदनशील मामले पर राजनीति कर रहे हैं जो दिल्ली के दर्जनों पुराने मंदिर से जुड़ा है, जबकि धार्मिक ढांचों में कोई संशोधन करने का निर्णय भी जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। उन्हें गिराने की अनुमति देना तो बहुत दूर की बात है। क्या एलजी के लिए सरकारी स्कूल के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने से ज्यादा जरूरी मंदिरों को तोड़ना है। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि एलजी खुद को दिल्ली का लोकल गार्जियन कहते हैं, तो वो जनहित की परियोजनाओं को मंजूरी क्यों नहीं देते। उपराज्यपाल के पास प्रिंसिपल्स, डीईआरसी चेयरमैन, कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति के लिए अनुमोदन लंबे समय से लंबित है। एलजी राजनीति करने के बजाय इस दिशा में काम करें। दिल्ली वासियों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए दिल्ली पुलिस मोबाइल नंबर वेरीफाई करने वाले प्लेटफॉर्म ट्रू कॉलर से समझौता करने जा रही है। इसकी मदद से लोग ट्रू कॉलर के जरिए धोखाधड़ी करने वाले मोबाइल और फोन नंबरों की पहचान कर सकेंगे। जिन नंबरों से धोखाधड़ी हो चुकी है या संदिग्ध है, ट्रू कॉलर उनकी पहचान कराएगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ संयुक्त जागरूकता अभियान चलाने के अलावा ट्रू कॉलर सत्यापित अधिकारियों के नंबर के साथ फोटो भी दिखाएगा। ऐसे में धोखाधड़ी की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। इसको लेकर ट्रू कॉलर के पाठ्यक्रम पर आधारित साइबर सुरक्षा से जुड़े वीडियो भी प्रसारित किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान ट्रू कॉलर ने ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर्स, दवाओं और इलाज से जुड़े दूसरे उपकरणों के बेचने के नाम पर ठगी करने वालों की पहचान उजागर करने में खूब मदद की। ऐसे नंबरों को स्पैम के रूप में प्रदर्शित किया गया। इनसे न सिर्फ लोग सतर्क हुए बल्कि लोग धोखाधड़ी से भी बचे। इस समझौते के तहत ट्रू कॉलर दिल्ली पुलिस के अलावा महत्वपूर्ण लोगों के नंबरों को वेरीफाई करेगा। एमसीडी अपने स्कूलों में नो स्कूल बैग पॉलिसी को बढ़ावा देगी। इस नीति को लागू करने के लिए छात्रों को किताबों का एक सेट स्कूल के लिए और दूसरा घर के लिए प्रदान किया जाएगा ताकि उन्हें स्कूल में भारी स्कूल बैग नहीं ले जाना पड़े। नगर निगम विजन @2047 के तहत इस तरह के कई दूसरे जरूरी बदलाव भी अपने स्कूलों में करने जा रही है। एमसीडी छात्रों को शुरुआत से ही लैंगिक समानता के बारे में शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके लिए निगम अपने 2 शिफ्ट वाले स्कूलों को एकल शिफ्ट स्कूलों में बदलने की भी योजना बना रही है ताकि
ताकि कम उम्र से ही लड़कों और लड़कियों को साथ साथ पढ़ने की अनुमति दी जा सके, जिससे बच्चे एक दूसरे का सम्मान करने जैसे आवश्यक मूल्यों को विकसित कर सकें। शिक्षा विभाग ने कहा है कि वो अपने स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सभी निर्धारित मानकों के अनुरूप लागू कर रहे हैं। उनका लक्ष्य नई शिक्षा नीति में निर्दिष्ट सभी उद्देश्यों को प्राप्त करना है। इसके लिए भविष्य में बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाई कराने की योजना भी बनाई गई है। एनसीआर के लिए प्रस्तावित दिल्ली परिवहन विभाग की इंटरसिटी प्रीमियम बस सेवा चलाने का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि 15 दिन में सरकार इस पर अंतिम फैसला ले लेगी। इससे दिल्ली और एनसीआर के बीच सफर करने वाले हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी। पहले चरण में अलग अलग रूट पर 150 बसें चलेंगी। धीरे धीरे बेड़े का विस्तार किया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सारी योजना तैयार कर ली गई है। इससे पहले पिछले महीने डीटीसी बोर्ड ने योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। इसमें एनसीआर के 200 किलोमीटर के दायरे में इंटरसिटी प्रीमियम बसें चलाने का प्रस्ताव है। परिवहन विभाग के एक आला अधिकारी ने बताया कि फिलहाल बस चलाने के लिए एजेंसियों से मिले आवेदन पर विचार किया जा रहा है। प्रीमियम बसों के लिए तय मानकों को पूरा करने वाली एजेंसियों को सेवा शुरू करने का मौका दिया जाएगा। पहले चरण में अलग अलग मार्गों पर 150 बसें चलेंगी। इसके बाद चरणों में और बसें शामिल की जाएंगी। इस सेवा के शुरू होने से दिल्ली एनसीआर के यात्रियों को आवागमन के लिए कम खर्च में आधुनिक बस की सुविधा मिलने लगेगी। सितंबर में जब G20 सम्मेलन होगा तो मानसून का मौसम होगा। ऐसे में सड़कों पर पानी जमा होने की संभावना होगी। इस कारण ट्रैफिक पुलिस ने सर्वे करवाया है। इससे ये पता लगाया जा रहा है कि दिल्ली की सड़कों पर कहां जलभराव होता है। सर्वे के मुताबिक हर साल जलभराव के स्थान बढ़ते जा रहे हैं। वर्ष 2022 में ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन और सोशल मीडिया पर 132 शिकायतें आई थी। वर्ष 2021 में 2011 जगहों पर जलभराव और 297 शिकायतें। वर्ष 2020 में 145 जगहों पर जलभराव और 175 शिकायतें और वर्ष 2019 में 82 जगहों पर जलभराव और 112 शिकायतें आई थी। दिल्ली पुलिस इन दिनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में मुस्तैदी दिखा रही है। इस क्रम में पुलिस ने रणहौला इलाके से 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 100 किलो से भी ज्यादा गांजा बरामद किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पब्बर गिरी, पब्बू राय और गीगल कुमार के रूप में की है। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। रोहिणी नॉर्थ थाना पुलिस ने अंबेडकर अस्पताल से अगवा 4 माह के बच्चे को समयपुर बादली से सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने बच्चे को अगवा करने की वारदात में शामिल 3 महिलाओं और बच्चे को अगवा करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 6 फरवरी को पुलिस को अंबेडकर अस्पताल से 4 माह के बच्चे के अगवा होने की जानकारी मिली थी। पुलिस टीम ने बच्चे की तलाश करने के लिए अस्पताल के साथ साथ आसपास के इलाके के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। 4 फुटेज में आरोपी कैद हो गया था। मास्क पहने होने की वजह से उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। फुटेज की जांच में यह भी पता चला कि आरोपी एक दिन पहले से बच्चे को अगवा करने का मौका तलाश रहा था। पुलिस भागने की दिशा में लगे 600 सीसीटीवी कैमरों की जांच कर आरोपी तक पहुंची। आरोपी बच्चे को लेकर एक ई रिक्शा से गया था। जांच में ई रिक्शा की कंपनी और उसके नंबर का पता चला। कंपनी से संपर्क करने के बाद पुलिस ने नीले रंग की ई रिक्शा की मालकिन रोहिणी निवासी मालती देवी का पता लगाया। मालती का पति रामेश्वर ई रिक्शा चलाता था। रामेश्वर ने बताया कि उसने युवक को रोहिणी सेक्टर 18 के पार्क के पास छोड़ा था। आरोपी महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी 14, 12 और 10 साल की 3 बेटियां हैं। उसका कोई बेटा नहीं है। ऐसे में एक बेटे की चाह थी। इस बारे में उसने अपनी बहन को बताया। उसकी बहन ने टेलीकॉलर का काम करने वाली युवती को इसके बारे में बताया। युवती ने अपने प्रेमी आलोक से बात की। आलोक ने 3,40,000 रुपए लेकर बच्चे की व्यवस्था करने की बात कही। बच्चे की व्यवस्था करने के लिए राजी होने पर विधवा महिला ने उसे पैसे दे दिए। इसके बाद आलोक ने वारदात को अंजाम दिया। ई रिक्शा चालक ने बताया कि आरोपी के पास पैसे नहीं थे। उसने एक वेंडर को पेटीएम कर उससे नकदी लेकर उसे 100 रुपए दिए थे। पुलिस ने उस वेंडर के जरिए आरोपी का नंबर लिया। नंबर समयपुर बादली इलाके की रहने वाली एक युवती का था। युवती बादली गांव में कंपनी में टेलीकॉलर का काम करती थी, जहां से पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने युवती से पूछताछ कर बच्चे को अगवा करने वाले आरोपी बादली गांव निवासी आलोक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने संजय कॉलोनी समयपुर बादली से 2 बहनों को गिरफ्तार किया। इसमें से एक महिला विधवा है, जिसके पास से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। यहां की पिच से किसे फायदा मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। नागपुर में पहला टेस्ट खेला गया, जहां स्पिनर्स का बोलबाला रहा। ऐसे में सबके मन में सवाल है कि दूसरे टेस्ट में दिल्ली में पिच से किसे फायदा मिलने वाला है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 17 फरवरी से 21 फरवरी तक दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। पहला मैच गंवा चुकी ऑस्ट्रेलिया इस मैच में एक मजबूत प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी, जबकि टीम इंडिया की नजर सीरीज में बढ़त लेने पर होगी। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।